एडजस्टमेंट थी पेज 470 पर एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 ये थी कि एमपीएल ऑपरेट्स एन अनफंडेड ग्रेच्युटी स्कीम। ओके, हाँ आप करवाओ ना भाई इनरोल, मोहतरम इनरोल करवाएं अपने आप को जी। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, इसका अकाउंट आम हालात में कैसे बनता है? ब्रॉट डाउन एक्सपेंस कैश कैरी डाउन। आम हालात में इसका अकाउंट इतना ऐसे बनता है। साल के शुरू में अंदाजा था इतने लोग रिटायर होंगे, उनको इतने पैसे देने पड़ेंगे। कुछ लोगों ने और सर्विस दी तो हमारा अंदाजा बढ़ गया कि उन लोगों को जो है वो और रिटायरमेंट के वक्त पैसे देने पड़ेंगे। इतने लोग रिटायर होके चले गए, इतने लोग ऐसे हैं जो जब कभी रिटायर होंगे तो उनको हम पैसे देंगे। अब जब आप ट्रायल पढ़े थे, ट्रायल में आए पेज 469, जब आप ट्रायल को स्कैन कर रहे थे तो ट्रायल को स्कैन करते हुए आपको नजर आया था प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी 8, ठीक है। अब ये प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी जो 8 है, ये 8 पेएबल है, यानी लायबिलिटी साइड पे नजर आ रहा है। अच्छा, आप अगर कहें इसका एक्सपेंस कहां पड़ा हुआ है, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, इसका एक्सपेंस कहां पड़ा हुआ है? तो भाई एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड हो गया है तो ट्रायल की डेबिट साइड पे वाजे नजर नहीं आएगा, बिकॉज वो कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन या सेलिंग में पड़ा होगा। बल्कि आज एक और बात सुन लें, अगर उंगली रखें 400 और 670 पे अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर यहां भी 31 दिसंबर 15 लिखा होता, 400 और 670 के लेफ्ट पे यहां भी 31 दिसंबर 2015 लिखा होता, तो इसका मतलब है इस साल की डेप्रिसिएशन निकल चुकी होती। फिर अगला सवाल यह था कि अगर इस साल की डेप्रिसिएशन निकल चुकी है तो वो नजर क्यों नहीं आ रही ट्रायल के फेस पर डेबिट साइड पे? तो उसका जवाब यह था कि डेप्रिसिएशन या तो कॉस्ट ऑफ सेल में छुपी होगी, या एडमिन में छुपी होगी, या सेलिंग में छुपी होगी। तो अगर कभी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ क्लोजिंग लिखा हो और ट्रायल की डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन नजर ना आ रही हो तो वो एडमिन, सेलिंग या कॉस्ट ऑफ सेल में छुपी होगी। सिमिलरली ये जो 8 नजर आ रहा है, अगर ये प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का प्योर क्लोजिंग बैलेंस है, प्योर क्लोजिंग बैलेंस है, यानी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट, ये सारे अकाउंट क्रेडिटर की तरह के होते हैं। ब्रॉट डाउन प्लस परचेजेस माइनस कैश इज इक्वल टू कैरिड डाउन, क्रेडिटर की तरह अकाउंट होते हैं। एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। अगर ये एंट्री हो चुकी होती एक्सपेंस की तो ये प्योर क्लोजिंग बैलेंस होता। अब ट्रायल देख के तो पता नहीं चल रहा ये 8 क्या है, हमें तो ट्रायल देख के पता नहीं चल रहा ये 8 क्या है। अगले सफे पे जाके देखते हैं ये 8 के बारे में क्या बता रहा है, या क्या कहानी बता रहा है। एमपीएल ऑपरेट्स एन अनफंडेड ग्रेच्युटी स्कीम फॉर ऑल ऑफ इट्स एलिजिबल एम्प्लॉयज। एमपीएल अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए एक ग्रेच्युटी स्कीम चला रही है। द प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर द ईयर ये वाली होती है, और प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन ये वाली होती है। द प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन 31 दिसंबर 15 इज 23 मिलियन। भाई इनरोल नहीं करवाया आपने अभी तक, करवा लेना, वो तो फिर मसला हो गया, रोजाना आपको डिस्टर्ब करेंगे जी। प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन 31 दिसंबर इज, प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन 31 दिसंबर 15 इज 23। प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन 31 दिसंबर 15 इज 23। 31 दिसंबर 15 को 23 की प्रोविजन है। अब हम मुझे ये बता दें
कि ट्रायल में नजर आने वाली 8 जो कि क्लोजिंग नजर आ रही है और इस सफे पे अदर इंफॉर्मेशन में नजर आने वाली 23 किसको सही माने? व्हाट इज प्योर क्लोजिंग? ट्रायल में नजर आने वाली फिगर को सही माने कि यही क्लोजिंग होगी, या अदर इंफॉर्मेशन के अंदर नजर आने वाली फिगर को माने ये सही क्लोजिंग होगी? तो ये तो डिसाइडेड होगा कि 8 गलत है। ये आपने अपने बेसिक नॉलेज के मुताबिक बताया। क्या कि इंट्रो में भी सीखा था, अगर ट्रायल में किसी और चीज का क्लोजिंग कुछ और आ रहा हो और उसी चीज का क्लोजिंग ट्रायल में भी दिया हो, सॉरी अदर इंफॉर्मेशन में भी दिया हो, तो किस क्लोजिंग को सही मानेंगे? ट्रायल वाले को, अदर इंफॉर्मेशन वाले को? यहां तक हमें कुछ नहीं पता कि 23 और 8 में क्यों डिफरेंस आया है। देखिए ना, आप चल कैसे रहे हैं। आप ट्रायल में चले थे, आपको नजर आया था लाइबिलिटी 8 की, आप अदर इंफॉर्मेशन में आए, उसने कहा नहीं लाइबिलिटी कितने की है? 23 की। अब आप इस स्टेज के ऊपर खड़े हैं कि आप एक डिसीजन ले चुके हैं कि जो अदर इंफॉर्मेशन वाला क्लोजिंग है दैट इज करेक्ट और ट्रायल वाला क्लोजिंग दैट इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट। अब 8 और 23 के अंदर क्या फर्क होगा आगे वो बताने लगे। 3 मिलियन वर पेड एंड डेबिटेड टू प्रोविजन। कहते हैं 3 मिलियन मैंने पे किया था और प्रोविजन को डेबिट कर दिया था। इसका मतलब है अगर अकाउंट में नजर मारें 3 मिलियन वर पेड एंड डेबिटेड टू प्रोविजन, तो ये एंट्री वो कर चुका है। ये एंट्री 8 तक पहुंचते हुए क्या कर चुका है? ये वाली एंट्री कर चुका है। 3 मिलियन वर पेड एंड वर डेबिटेड टू प्रोविजन। इसका मतलब इस अकाउंट में अब कौन सी एंट्री रह गई है? एक्सपेंस। लिखें आगे 3 मिलियन वर पेड एंड डेबिटेड के आगे लिखें इट मीन ओनली पेमेंट इज रिकॉर्डेड। इस बात का मतलब यही है ना, 3 मिलियन वर पेड एंड रिकॉर्डेड, पेमेंट तो रिकॉर्ड हो गई, फिर व्हाट इज मिसिंग? इट मीन्स ओनली पेमेंट इज रिकॉर्डेड बट एक्सपेंस इज नॉट। आप बता दें जी, ट्रायल वाली फिगर क्या आ रही है जो ट्रायल में आ रही है, जिसको आप अनएडजस्टेड कहते हैं, 8। क्वेश्चन इज सेइंग आई हैव रिकॉर्डेड द पेमेंट, व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई डू? क्वेश्चन इज सेइंग आई हैव रिकॉर्डेड द पेमेंट, व्हाट शुड आई डू? बोले ना प्लीज, इस अकाउंट में 2 ही चीजें आती है ना, तो कोई तीसरी चीज तो आती नहीं। क्वेश्चन इज सेइंग आई हैव रिकॉर्डेड पेमेंट, व्हाट शुड आई डू? फिर मैं क्या करूं? फिर मेरे से सवाल में उसने क्या कराना है? तो वी आर लॉक्ड, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करें। तो रिकॉर्ड द एक्सपेंस एज अ बैलेंसिंग फिगर जी 15। और इसकी बस डबल एंट्री होगी, कैश की डबल एंट्री नहीं होगी, इसकी डबल एंट्री होगी। डबल एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल में थोड़ा सा एडमिन में थोड़ा सा सेलिंग में। एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, ये देखें लायबिलिटी क्रेडिट होगी। तो अब मेरे सारे सवालों का जवाब देना है। पहला सवाल, 8 क्यों गलत था, 23 क्यों सही था? क्योंकि रूल ये है ट्रायल वाले क्लोजिंग को गलत माना जाता है, अदर इंफॉर्मेशन वाले क्लोजिंग को सही माना जाता है। 8 और 23 में डिफरेंस की 2 वजूहात हो सकती थी, एक्सपेंस और कैश। इज इट सो? सवाल ने क्या कहा, मैंने क्या रिकॉर्ड कर दिया हुआ है? कैश। तो फिर सवाल वाले ने क्या रिकॉर्ड नहीं किया होगा? एक्सपेंस। वो एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर दिया। ओके, जी इससे पूछ के हैं कितनी देर है कॉपीज में? हमने बस ये अकाउंट बनाना था। 3 की पेमेंट हो चुकी है, जो कि एंट्री अकाउंटेंट कर चुके हैं, उसको नहीं करना। मिसाल के दौरान पेपर में आया क्रेडिट सेल इज रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट ऑन डेबिट साइड, सही है, सही है। सेल इज डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, पेपर में आया सेल इज डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। अब आप परेशान हैं, रशीद की करिए, तो रशीद कहते मैंने खुद नहीं पता। ओ भाई कुछ नहीं करना, सेल इज रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट, कुछ नहीं करना।
तो पेमेंट इज डेबिटेड टू प्रोविजन अकाउंट, इज इट करेक्ट और इज इट रॉन्ग? बोले बोले बोले। इफ पेमेंट इज डेबिटेड देन व्हाट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड येट। फिर किस वजह से फर्क आ रहा है ट्रायल वाली फिगर में और हमारी फिगर में? जैसे लेटर में होता था, आपको याद होगा इंट्रो में, सेल रिकॉर्ड हो जाती थी, बैड डेट रिकॉर्ड नहीं होते थे। अक्सर होता था, अदर इंफॉर्मेशन में दिया जाता था बैड डेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन और सेलिंग। जो पेपर में पढ़ आता है वो एक्चुअली एक्सपेंस रिकॉर्ड ना कर लिया होगा वहां पे फाइनेंस का। तो फिर क्रेडिट किससे किया होगा? क्रेडिट नहीं किया। फिर ट्रायल कैसे टैली है? ओके, अच्छा भाई, हमारे पास 3 एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, आपको पता है, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, और तीसरा आ रहा होता है चौथा फाइनेंस कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ सेल जो आ रहा है, और वैसे भी उसने सवाल में लिखा हुआ था भाई, नो एक्रूवल हैज येट बीन रिकॉर्डेड, वाज़ेह लिखा हो, नो एक्रूवल हैज, वो लाइन ना भी लिखी होती फिर भी डेबिट क्रेडिट टैली होगा तो अकाउंट पूरा होगा। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या जाते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगे फैक्ट्री के खर्चे। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या जाएंगे? फैक्ट्री के खर्चे। एडमिन डिपार्टमेंट और सेल्स ऑफिस। सेल्स ऑफिस में मिसाल के तौर पे अगर गाड़ियों की दुकान है तो सेल्स शोरूम होगा, जहां पे फिनिश गुड्स गाड़ियां पड़ी होंगी। यहां पे यू विल फाइंड टायर, यू विल फाइंड लोहा, यू विल फाइंड एनीथिंग। और एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो बिजनेस के नॉर्मल खर्चे हो रहे होंगे, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स का खर्चा हो रहा होगा या और कोई खर्चा हो रहा होगा। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग। कॉस्ट ऑफ सेल में कौन से खर्चे आएंगे? फैक्ट्री के खर्चे आएंगे। एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर कौन से खर्चे आएंगे? बिजनेस के रनिंग खर्चे। एडमिन डिपार्टमेंट में कौन बैठा होता है? एडमिन डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट बैठा होता है। एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स वाले बैठे होते हैं। एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर बिजनेस की डे टू डे डीलिंग्स हो रही होती हैं। लेकिन सेल्स ऑफिस जो है वो बड़ा खूबसूरत सा बनाया होता है, क्योंकि यहाँ पे आके लोगों ने बैठना होता है और यहाँ पे फिनिश गुड्स सेल होनी होती हैं। सेल्स ऑफिस सिर्फ ये नहीं, बल्कि सेल्स ऑफिस में अच्छा चीजें खरीदने का खर्चा, कैरेज इन, वो सारा फैक्ट्री का खर्चा है, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। परचेज के सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगे। और सेलिंग एक्सपेंसेस, मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजमेंट है, डेट विल गो इन सेलिंग एक्सपेंसेस। कैरेज आउट है, डेट विल गो इन सेलिंग एक्सपेंसेस। इसी तरह एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर एडमिन डिपार्टमेंट के खर्चे जाएंगे। अब आप जरा निकालें, एक सफा बना हुआ है जहां पे इन खर्चों की डिटेल आ रही है। पेज नंबर 370। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इन, किराया, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की, फैक्ट्री पावर यानी फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, सारी कॉपीज लाओ एक ही दफा। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, लेस परचेज रिटर्न, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ये सेलिंग, कैरेज आउट, वेयर हाउस वेजेस। वेयर हाउस अगर इधर है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, अगर वेयर हाउस इधर है तो वो सेलिंग में जाएगा। वेयर हाउस में अगर मटेरियल स्टोर है तो इधर, वेयर हाउस के अंदर अगर फिनिश गुड स्टोर है तो इधर। सेल रिप्रेजेंटेटिव सैलरी, यहां से लोग सेल करने जाते होंगे।
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वेजेस, वेयर हाउस स्टाफ, सेल्स के खर्चे, कमीशन ऑन सेल्स, ये जो एजेंट को कमीशन दिया जाता है सेल्स करने के ऊपर, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट और नीचे प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये दो आ रहे हैं। ये वैसे कभी आई कैप्स एडमिन में भी शो कर देता था, लेकिन आजकल ज़्यादा सेलिंग में ही शो कर रहा है। शायद सेलिंग डिपार्टमेंट का फॉल्ट है कि ऐसे बंदों को चीज़ें बेची जो पैसे लेके भाग गए। बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट। अच्छा जी, रेंट ऑफ एनी डिस्प्ले सेंटर, डिस्प्ले सेंटर का किराया जहाँ पर डिस्प्ले होती हैं चीज़ें। मिसाल के तौर पे आपने किसी और दुकानदार को कह दिया आप चीज़ें हमारी अपने दुकान पे रख लो, तो वो उससे उसके पैसे ले रहे हैं आपसे। वारंटी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, ये कैश डिस्काउंट है। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होती, ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट अलाउड सेलिंग डिपार्टमेंट में आएगा। कल ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्रीज पढ़नी है सुबह सुबह टाइम पे। एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर। लीगल एक्सपेंसेस को और कहाँ डालें सिवाय एडमिन के? जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, ऑडिटर रेम्यूनरेशन, ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे जाएंगे। ओके, थोड़ा आगे आए पेज नंबर 378 पे। ये एक पूरी पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट है आपके सामने। पेज 378 पहले सफे पे क्या दी हुई है? बैलेंस शीट। देखें पहले सफे पे क्या दी हुई है, दूसरे सफे पे भी बैलेंस शीट दी हुई है, दूसरे सफे पे भी बैलेंस शीट दी हुई है। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। पहले सफे के एंड पे क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड, दूसरे सफे के एंड पे क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस। पेज 379 पे। अगले सफे पे आए, पेज 380 पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पेज 380 पे लेके और पेज 381 तक कुछ इंग्लिश लिखी हुई है, ये नोट्स शुरू हो गए हैं, फिर आगे नोट्स चलते रहेंगे। 381, 382, इसमें नोट, ये 382 पे नोट आएगा पीपीई का, 382 पे पीपीई का नोट आएगा, ये देखा है। फिर अगले नोट आपने नहीं देखे हुए, 382, 383, 383 पे सेल का भी नोट आ रहा है सफे के एंड पे, आज हम बनाएंगे। 384 पे कॉस्ट ऑफ सेल का नोट आ रहा है, वो भी आज हमने बनाना है। 385 चलते चलते और भी खर्चों के नोट आ रहे हैं। 386 पर जो सफ़े के दरमियान में फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, तो मैंने कहा फाइनेंस कॉस्ट भी आपको बता दूं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फाइनेंस कॉस्ट में मार्कअप यानी क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस। सिक्योर्ड का मतलब डिस्कस करेंगे किसी दिन। बैंक एंड अदर चार्जेस, बैंक चार्जेस, अदर चार्जेस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये हम एक टॉपिक में फर्क पड़ेंगे इनमें कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये भी लोन की तरह होते हैं। और फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज, ये वो खर्चे हैं जो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आएंगे, इंटरेस्ट वगैरह, और सारा इंटरेस्ट भी इधर आएगा, सारे बैंक चार्जेस भी इधर आएंगे, और सारे के सारे लीज के फाइनेंस चार्जेस भी यहाँ पे शो होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सफे बांटे, आज का सवाल शुरू करें। ब्लैक मार्कर ला दें जल्दी से देंगे। भाई ये पहले सफे पे लिख लें, ये वो एक लेक्चर नंबर की तरतीब गलत हो गई थी, IS 38 के आपको दोबारा दिए हैं। बहरहाल वो ऑनलाइन क्लासेस में सही पोस्ट हुए हैं। अच्छा, लेक्चर 5 निकालें फाइनल अकाउंट का, लेक्चर 47 बनता है ओवरऑल। फिक्स पाकिस्तान लिमिटेड। आ जाए फाइनल अकाउंट के तीसरे सफे पे, यानी आपके पास जो नोट्स हैं
जी इधर सफे सेकंड थर्ड रो में भी दे दें, और जो बच्चे हैं भाई वापस कर दें। जी क्वेश्चन नंबर 1, आपके हाथ में जो नोट्स हैं उनका तीसरा सफा निकालें। फिक्स पाकिस्तान लिमिटेड is a listed company engaged in the manufacturing and marketing of personal care and food products. Following is an extract from its trial balance for the year ended 31 दिसंबर 2015। सेल आ रही है दो किस्म की, कुछ चीजें बना के बेच रहे हैं और कुछ चीजें बस पढ़ रहे दो, कुछ चीजें इंपोर्ट करके बेच रहे हैं। स्क्रैप सेल आ रही है, ये अदर इनकम में चली जाएगी। डिविडेंड इनकम भी अदर इनकम में। ये डिविडेंड वो नहीं है जो हमने बांटा है, वो डिविडेंड ट्रायल में डेबिट साइड पे नजर आएगा, ड्राइंग की तरह वो डिविडेंड ट्रायल में डेबिट साइड पे नजर आएगा। ये वो डिविडेंड है जो हमने किसी के शेयर खरीदे होंगे और हमें डिविडेंड मिला होगा। ये वो डिविडेंड नहीं है जो हमने बांटा है, ये वो डिविडेंड है जो हमें मिला है। इसलिए ये किस साइड पे नजर आ रहा है? क्रेडिट साइड पे। अगर हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटे तो ट्रायल में किस साइड पे नजर आएगा? ड्राइंग वाली साइड पे। किस साइड पे? डेबिट। और अगर हमें डिविडेंड मिले तो किस साइड पे नजर आएगा? क्रेडिट साइड पे। हमें डिविडेंड मिला होगा, हमने क्या एंट्री की होगी? कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। ये हमें मिला है, हमने बांटा नहीं है। सेल्स टैक्स इंपोर्टेड गुड्स और सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सेल डिस्काउंट, इन तीनों को हम माइनस करेंगे सेल में से। इसके ऊपर डिटेल में बात होगी कल। जिस तरह सेल में से सेल रिटर्न को माइनस करते हैं, इसी तरह सेल्स टैक्स और सेल्स डिस्काउंट को भी सेल में से माइनस करेंगे। अच्छा जी, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी अगर गाड़ियां बना रहे हैं तो टायर वगैरह का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी गाड़ियां बन चुकी थी, सिर्फ लोहा लगने वाला रह गया था। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। फिनिश गुड्स और कुछ गाड़ियों का ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ है, अगर हम गाड़ियां बना रहे हैं। फिनिश गुड्स बहरहाल मेरे ख्याल से सफे के टॉप पे तो पर्सनल केयर एंड फूड प्रोडक्ट्स, तो क्रीम की जो है वो डब्बी लगने वाली रह गई है, या उसकी जो है वो शीशी अभी तक सही तरह बनी। अच्छा जी, नेक्स्ट फिनिश गुड्स इंपोर्टेड, जो हम खरीद के बेच रहे हैं उसका भी कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास ओपनिंग। इस साल हमने रॉ मटेरियल भी खरीदा है और बनी बनाई चीजें इंपोर्ट भी की हैं। अच्छा, ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स कहां कंज्यूम हो रहे होंगे? फैक्ट्री के अंदर या एडमिन ऑफिस के अंदर? फैक्ट्री के अंदर। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये लूज टूल्स होते हैं, स्टोर स्पेयर्स होते हैं जिससे मशीनों को सही किया जाता है, या कभी ऑयल भी होता है, ऑयल भी इस्तेमाल होता है, तो ये फैक्ट्री के अंदर होगा। तो ये खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। नेक्स्ट, सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स। तो सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स के आगे आप लिख लें पॉइंट नंबर 2, वो भी मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी बात। आपको कैसे पता चलेगा? अभी लिखना है, आपको पेपर में पता नहीं चलेगा। आप जब सारा पढ़ लेंगे तो पॉइंट 2 पढ़े होंगे तो फिर ख्याल आएगा, वो तो ऊपर गिवन था जी। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के बारे में भी लिख लें पॉइंट 2, अभी आएगा। अच्छा जी, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन कहां जाना है? सेलिंग के अंदर। आउटवर्ड फ्रेट है या इनवर्ड फ्रेट है? अगर इनवर्ड फ्रेट हो तो कॉस्ट ऑफ सेल में, आउटवर्ड फ्रेट है तो सेलिंग एक्सपेंसेस। जी, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, ये कहां जाने हैं? लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस एडमिन में। ऑडिटर की तनख्वाह, लेकिन इसके कुछ ब्रेकअप भी दिया हुआ है पॉइंट 4 में, तो पॉइंट 4 यहां लिख लेंगे आप। डोनेशन के बारे में कुछ वजाहत दी हुई है पॉइंट 5 में, तो डोनेशन के साथ पॉइंट 5 लिख लेंगे आप। डोनेशन भी खर्चा है। डोनेशन ना कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, ना एडमिन में, ना सेलिंग में। आप लोग कह रहे होंगे एडमिन में ले जाए, नो। डोनेशन के लिए आज हम एक नया लाइन आइटम ऐड करेंगे, अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे, अदर एक्सपेंसेस।
वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड और वर्कर वेलफेयर फंड और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई, यानी डोनेशन से लेके लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई, ये सारे के सारे जाएंगे अदर एक्सपेंसेस के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंस चार्जेस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये इंटरेस्ट है, ये हमारा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाएगा। एक्सचेंज लॉस, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज लॉस, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, इसको हम पढ़ेंगे, ये भी खर्चा फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, उस टॉपिक में इस पर डिस्कशन करेंगे। फाइनेंशियल चार्जेस ऑन लीज, जी ये कहां जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। ट्रायल का टोटल नहीं हुआ, ट्रायल का टोटल इसलिए नहीं हुआ कि ट्रायल के अंदर जो है, भाई ये सेकंड रो में आ जाओ, फर्स्ट थर्ड रो में, ट्रायल का टोटल इसलिए नहीं हुआ कि ट्रायल के अंदर जो है वो सारे आइटम्स नहीं आ रहे, शेयर कैपिटल नहीं आ रहा, बैंक नहीं आ रहा, कैश नहीं आ रहा। देखें, आप ये तो कह सकते हैं कैश नहीं आ रहा, बैंक नहीं आ रहा, खैर है, डेटर नहीं आ रहा, क्रेडिटर नहीं आ रहा, खैर है, सारी बातें आपकी मैं मान लूं, लेकिन ये नहीं हो सकता शेयर कैपिटल ना आ रहा हो। तो बहुत से आइटम है ट्रायल में जो नहीं आ रहे। असल में सवाल की रिक्वायरमेंट है, सफ़े के एंड पे आए, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 अलॉन्ग विद अच्छा एसओसीआई बनानी है सिर्फ, इसलिए सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स गिवन है, बैलेंस शीट के आइटम्स गिवन नहीं है। अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स के साथ बनानी है, शोइंग डिस्क्लोजर्स एज पर कंपनी लॉ एंड आईएफआरएस, और डिस्क्लोजर्स भी सारे देने हैं, डिस्क्लोजर्स से मुराद नोट्स ही होता है। अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स शोइंग डिस्क्लोजर्स, तो हमें नोट बनाना है 2015 के साल का। तो आज फर्स्ट टाइम हम फाइनल अकाउंट के सवाल में भी नोट्स बनाने लगे हैं, जो आपने इंट्रो FR1 में नहीं बनाए थे। फाइनल अकाउंट के सवाल में भी नोट बनते हैं। आज का सवाल हमें प्रॉफिट एंड लॉस के नोट बनाना सिखाएगा, फिर कुछ दिन बाद वाला सवाल हमें बैलेंस शीट वाले नोट बनाना सिखाएगा। फिलहाल आज हम प्रॉफिट एंड लॉस वाले नोट बनाएंगे। ओके जी, थर्ड रो में आ जाओ, टाइम पे आ गए। द पोजीशन ऑफ इन्वेंट्रीज एज एट 31 दिसंबर 15 इज एज फॉलोज। ये कौन सी इन्वेंट्रीज हैं? क्लोजिंग है, ओपनिंग है? क्लोजिंग। The basis for allocation of various expenses among cost of sale, distribution and admin expenses is as follows. ये सैलरीज और डिप्रिसिएशन की बेसिस ऑफ एलोकेशन दे दी हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में कितनी जानी है, डिस्ट्रीब्यूशन में और एडमिन में, वो जो मैंने आपको अभी बात बताई थी। पॉइंट 3 मैं बाद में पढ़ूंगा जब सवाल खुलेगा। पॉइंट 4 ऑडिटर रिम्यूनरेशन के बारे में बात करेंगे। पॉइंट 5 में डोनेशन के बारे में भी बात करेंगे। 6 टैक्स की एडजस्टमेंट है, और 7 और 8 का कुछ नहीं करना, वो एंड पे देख लेंगे। ओके, सवाल मैं शुरू करना चाह रहा हूँ असल में। चलें जी, जी भाई वो एसी बंद कर दें। प्रॉफिट एंड लॉस का फेस, प्रॉफिट एंड लॉस का फेस ना, अभी तो पहले सफे से शुरू करो। प्रॉफिट एंड लॉस का फेस, अगर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम हुई तो लिख लेंगे, ना हुई तो फॉर्मेट बना देंगे।
अच्छा, बस थोड़ा सा फर्क है। आपने कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस निकाले हुए हैं FR1 की क्लास में, वहाँ वर्किंग का रेफरेंस देते थे, हम वर्किंग का रेफरेंस नहीं देंगे, हम इसको नोट कहेंगे क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट है नोट बनाना, तो हम इसको नोट कहेंगे। सेल्स का नोट बनेगा नोट 1। डेटा सेल में भी 4-5 चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में आपको पता है काफी सारी चीजें आई थी, इसका थोड़ा लेंथी नोट बनेगा। अदर इनकम में भी 3-4 चीजें आई थी, सेलिंग एक्सपेंसेस का नोट बनेगा, एडमिन एक्सपेंसेस का नोट बनेगा, अदर एक्सपेंसेस का नोट बनेगा, फाइनेंस कॉस्ट का नोट बनेगा। टैक्स का डेटा देखेंगे नोट बनने के काबिल है या नहीं, नोट बनने के काबिल हुआ तो टैक्स का भी डेटा बना देंगे। मुनासिब है कि टैक्स का नोट ही बना दें क्योंकि नोट ही मांगे हुए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अभी तक हम CTDT शो करते थे क्योंकि नोट नहीं मांगा होता था, खाली सवाल पूछा होता था, तो इसका नोट बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं। नोट नंबर 8, ISTL का नोट बनाना तो आपको आता है, ये सारे नोट नहीं हमने सीखे हुए, ये सीखा हुआ है। ओके चलें जी, पहली लाइन सेल वर्किंग 1, अगले सफे से वर्किंग 1, सेल्स, सेल्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सॉरी नोट 1, बल्कि यहां पे आप लिखें फिग्स पाकिस्तान लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/15। ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, आगे नोट्स शुरू हो जाएंगे जी। नोट नंबर 1 सेल्स, अच्छा आज की क्लास में कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है, लेकिन थोड़ा क्या कहते हैं फॉर्मेट्स हैं ज़्यादा, टेक्निकल चीज़ें डिस्कशन वाली कोई ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं है, बस फॉर्मेट्स हैं, तो इसलिए थोड़ी हम स्पीड से सवाल करेंगे क्योंकि फॉर्मेट्स हैं सिर्फ जी। सेल्स बता दें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की 56528। अच्छा आपने किया ये करना है, जिस तरह सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते थे उस तरह सेल्स में से आपने सेल्स टैक्स माइनस कर दिया करना है जी। वजह कल बताऊंगा, सेल्स टैक्स की एंट्रीज आपने नहीं पढ़ी हुई FR1 में। सेल्स टैक्स बताएं कितना है, मैन्युफैक्चर का ढूंढने जरा, वन 0,201 जी, सब टोटल 46,327। ओके आगे चलें जी। सेल कौन सी, इंपोर्टेड गुड्स कितनी 1078, और इसका सेल्स टैक्स कितना 53 जी, सब टोटल 1025 जी। अगली चीज मुझे बता दें, आपको पता चल रहा है डिस्काउंट किस वाली सेल पे हुआ है, डिस्काउंट किस वाली सेल पे हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड वाली सेल पे हुआ है या इंपोर्टेड वाली पे हुआ है? नहीं, कैसे पता चल रहा है मैन्युफैक्चर्ड वाली पे हुआ है? नहीं, इंपोर्ट करके भी पाकिस्तान में ही बेच रहे हैं ना चीजें, इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे, इंपोर्ट करके भी चीजें देखें। आपको इसकी बेहतरीन मिसाल पर्सनल केयर और फूड प्रोडक्ट्स छोड़ें, होंडा एटलस कार सिटी और सिविक मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, और जो होंडा एकॉर्ड आपको सड़क पे नजर आती है बड़ी सी गाड़ी,
वो इंपोर्ट करके एज इट इज बेच रहे हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बन रही, तो इंपोर्ट करके भी पाकिस्तान में ही बिक रही है, उस पर भी डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो भाई डिस्काउंट की नेचर नहीं बता रहा, इसलिए फिर ऐसा करते हैं कि दोनों का सब टोटल कर देते हैं, फिर उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, दोनों का टोटल करके उसमें से पूरे में से, क्योंकि हमें पता नहीं डिस्काउंट किस पे दिया है, दोनों का टोटल कर दें। 4735 लेस डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट, इसको ट्रेड डिस्काउंट भी कहते हैं। कल इसकी एंट्रीज आपको रिवाइज करानी है। ट्रेड डिस्काउंट की आपने पता है, आपको पता है एंट्री नहीं होती, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए हम इसे शो कर रहे हैं। जी कितना डिस्काउंट है? 2594 जी, 444758 444758। अदर इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने पढ़ ली है, अदर इंफॉर्मेशन में सेल की कोई फिगर नहीं आ रही थी, तो इसलिए एडजस्टमेंट सेल में कोई नहीं है। ये सेल पोस्ट कर दें, फिर मैं मिटाने लगा हूं नोट 1, फिर उसके बाद मुझे मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्हाइट बोर्ड पे सारे नोट आने हैं, तो नोट 1 में मिटाने लगा हूं। ओके नेक्स्ट, सेल रिटर्न की तरह सेल्स टैक्स और सेल डिस्काउंट को हमने माइनस कर दिया। जी नोट सी कंटिन्यूड है, नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मेरे ख्याल से आपके रजिस्टर पे तो एक सफे पे कॉस्ट ऑफ सेल का नोट आ जाएगा, या सेल के नोट के बाद भी मेरे ख्याल से आधा सफा खाली होगा, तो सेल के नोट के बाद आधा सफा खाली है, अगला सफा मिला के कॉस्ट ऑफ सेल का नोट जो है वो आपके लिए 1.5 सफे पे एनफ होगा, कॉस्ट ऑफ सेल का नोट आ जाएगा खुला खुला करके अगर आप लिखते हैं, वरना एक सफे पे भी आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल का नोट। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद अदर इनकम, अदर इनकम को मैं कहीं यहां पे जाके कर देता हूं, अदर इनकम नोट 4, सेलिंग, सेलिंग एडमिन के लिए आपने 15 लाइनें छोड़नी है, सेलिंग, इसके बाद एडमिन, सेलिंग एडमिन के बाद फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, नोट 6, अदर एक्सपेंसेस के बाद फाइनेंस कॉस्ट,
आखिर में टैक्स का भी बना लेंगे। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट होती है? कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे पहले ना, देखिए इधर, इस तरह बनाने की बजाय पहले इस तरह बना लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रॉ मटेरियल यूज्ड। इस सारे का नाम है रॉ मटेरियल यूज्ड प्लस लेबर डायरेक्ट, इसको भी डायरेक्ट रॉ मटेरियल कहते हैं। डायरेक्ट मींस कुर्सी का पार्ट बन गया, वो लेबर जिसने कुर्सी पे काम किया, प्लस फैक्ट्री ओवर हेड्स इज इक्वल टू टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लिख सकते हो आप, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, मटेरियल लेबर ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, समझने के लिए आपको बता रहा हूं जी। इसके अंदर क्या जमा करेंगे? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, आगे माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की निकलेगी, फिर इंपोर्टेड गुड्स की अलग निकालनी पड़ेगी। ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की निकलेगी जो खुद बना रहे हैं, फिर इसमें वो एक और कॉस्ट ऑफ सेल ऐड करनी पड़ेगी। इस सवाल की मैं बात कर रहा हूं जी। डायरेक्ट मटेरियल यूज कैसे निकलता है? साल के शुरू में कुछ टायर पड़े हुए थे, कुछ लोहा पड़ा हुआ था, कुछ टायर कुछ लोहा और खरीद लिया। साल के आखिर में कुछ टायर कुछ लोहा पड़े रह गया रॉ फॉर्म में, इतना मटेरियल इस्तेमाल हो गया, इतनी लेबर इस्तेमाल हुई। ये जो इनडायरेक्ट लेबर है ना, इनडायरेक्ट लेबर, जैसे फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड इनडायरेक्ट लेबर होता है, और इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि आप पैकिंग मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल चीज का, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल वो कहां आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बहुत से खर्चे आ जाते हैं, मशीन की डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री की डिप्रिसिएशन, मशीन का रेंट पे कर रहे हैं, पावर यूज कर रहे हैं, फ्यूल यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ये सारे खर्चे आ जाते हैं। ये कर आके पता चल जाता है टोटल फैक्ट्री में कितना खर्चा आया। लेकिन कुछ ऐसा काम होता है जो पिछले साल हो चुका होता है, लेकिन वो नामुकम्मल होता है। वो जो नामुकम्मल काम होता है उस पे इस साल भी कुछ काम हुआ होता है, वो पूरा हो जाता है, लेकिन इस साल दिसंबर में जिस पे काम शुरू हुआ होता है वो नामुकम्मल रह जाता है। उस नामुकम्मल को यहां से माइनस कर देते हैं ताकि पता चल जाए फिनिश गुड्स कितनी बनी है, फिनिश गुड्स कितनी बनी है। ये वो फिनिश गुड्स हैं जो तैयार हो गई हैं। इस फिनिश गुड्स को जब शोरूम में भेजा जाता है तो शोरूम में पिछले साल वाली भी कुछ फिनिश गुड्स पड़ी होती हैं, पिछले साल वाली भी 2-4 गाड़ियां ऐसी पड़ी होती हैं। इस साल 100 गाड़ियां बनी, पिछले साल वाली 4 पड़ी हुई थी, वो नहीं बिक सकी थी। 100 × 104
साल के एंड पे गए, एक गाड़ी उसमें से ऐसी है जो अभी तक नहीं बिकी, वो उसे माइनस कर देंगे, माइनस करके बैलेंस शीट में ले जाएंगे, यहां से माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यहां से माइनस करके बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ये जो माइनस हो रहा है बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल माइनस हो रहा है, यहां से माइनस होकर बैलेंस शीट में चला जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, यहां से माइनस होकर बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिनिश गुड्स यहां से माइनस होकर बैलेंस शीट में चली जाएंगी, ताकि कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट ना बने, क्योंकि वो चीजें सेल ही नहीं हुई जो बैलेंस शीट में पड़ी हुई है। तो ये तीन फिगर्स, मटेरियल, नामुकम्मल गाड़ियां, मुकम्मल गाड़ियां, इन सब का स्टॉक उठा के शीट के फेस पे चला जाएगा, ताकि कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा ना बने। तो माइनस करने की ये लॉजिक है। ये तीनों चीजें यहां से माइनस हो जाती हैं, क्योंकि ये करंट एसेट है, ये बैलेंस शीट के फेस पे चली जाती हैं, ये कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी आपकी। ओके, इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते थे FR1 में। ओके, लेट्स स्टार्ट। रॉ मटेरियल स्टॉक एज ऑन यकम जनवरी 15, ये फिगर दी हुई है। ट्रायल में आने वाली फिगर एक दफा नजर आएगी। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल अमाउंट 1751, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक। इधर परचेजेस आ जाएंगी, कैरेज इन कोई है नहीं सवाल में, इधर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा रॉ मटेरियल का। जब इसको जमा कर देंगे तीनों को, तो ये आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल यूज्ड में ऐड करेंगे लेबर, लेबर में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स काउंट करके मैं उसकी जगह छोड़ दूं, बल्कि नाम लिखने हैं, साथ साथ नाम लिख लेते हैं। परचेज रॉ मटेरियल, परचेज इंपोर्टेड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड। फैक्ट्री ओवरहेड में पहला, ये नंबरिंग नहीं देनी आपने, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। दूसरा सैलरीज वेजेस एंड, ये सैलरीज इधर ही चली जाएंगी लेबर में, सैलरीज लेबर में चली जाएंगी। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगी? हाँ, एडवर्टाइजमेंट, आउटवर्ड फ्रेट, आगे कुछ नहीं पड़ा हुआ, बस ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स मुकम्मल हुए। कोई फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री फ्यूल वगैरह तो नहीं आ रहा, कुछ ऐसा आ तो नहीं रहा? नहीं, ठीक है, ओवर देख लिया तो आपने ट्रायल सारा। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे सारे, तो टोटल का नाम क्या होगा? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट।
इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, इसके बाद हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। लेकिन भाई आपको पता है हमारी फिनिश गुड्स भी दो किस्म की हैं, मैन्युफैक्चर्ड और इंपोर्टेड। इधर सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड उठाएंगे। नेक्स्ट, लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर। ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन पूरे बिजनेस की नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। इसके अंदर हम ऐड करेंगे इसमें हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक इंपोर्टेड गुड्स, इंपॉर्टेंट नहीं, परचेजेस इंपोर्टेड गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक इंपोर्टेड गुड्स। ये एक सब टोटल आ जाएगा इन तीनों का। इंपोर्टेड गुड्स को बिल्कुल अलग रखेंगे, ये एक सब टोटल आ जाएगा तीनों का। तो यहां पर हमारे, अच्छा आपने ना इधर 3-4 लाइनें छोड़नी हैं, आपके तो छूट ही जाएंगे ऑब्वियसली, आपने काफी जगह रखी हुई है। मैं इधर इनकम मिटा के लिख लूंगा मैंने जो लिखना हुआ। यहां पे आपके बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये जो नए 3 आइटम्स हैं ब्लू में, ये मैंने यहां शो नहीं किए थे। देखिएगा दोबारा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट डाल के जो मुकम्मल चीजें बनी, फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट डाल के कॉस्ट ऑफ सेल। जी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 73, फिनिश गुड्स ओपनिंग 1210, मैन्युफैक्चर्ड वाली हैं 1210, फिनिश गुड्स इंपोर्टेड ओपनिंग 44, नोट कर। जल्दी करें, इस स्टेप पे जरा जल्दी करें ताकि अदर इंफॉर्मेशन पे आराम से करें हम काम।
Okay. Purchases raw material 22603. Purchases imported goods 658. Stores and spares consumed 180. Salaries, wages and benefits. ओके 55% कहाँ लेके जानी है? कॉस्ट ऑफ सेल में। लेबर कितनी? कैलकुलेटर में लेके आता हूं घर से अपने। 1302। जी डिस्ट्रीब्यूशन में कितना जाना है? 30%। साथ ही फारिग कर दें। जी थ्री डबल फाइव। ओके डिप्रेशन की फिगर भी साथ ही पकड़ लें, पीछे से पकड़ें, इधर से इस सफे पे आए तो हुए हैं। डेप्रिसिएशन 1287 इंटू जी 901 जी come back जितने दी एडवर्टाइजमेंट 4040 आउटवर्ड फ्रेट एंड हैंडलिंग। जी कैरेज इन है, कैरेज आउट है? कैरेज आउट जी 1 2 साथ साथ नोट करें या साथ वाले को रखा हुआ है नोट करने के लिए? ओके 1279 आखिरी सफा। इसी तरह के पेपर में भी आखिरी सफा खोलते हैं आप। ओके लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस 71 एडमिन स्पीड अप ऑडिटर रेम्यूनरेशन 13 डोनेशन 34 वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड 257
वर्कर वेलफेयर फंड 98 याद कराइएगा, कल इस पे बात करेंगे कि इसको अदर एक्सपेंसेस में क्यों शो कर रहे हैं। वर्कर वेलफेयर फंड और लॉस के ऊपर भी बात करेंगे। मैं चाह रहा हूं असल में आज सवाल पूरा हो जाए तो फिर कल जो छोटी छोटी बातें रहेंगी उनको कर लेंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल जी कितना 10। इससे लॉस ऑन डिस्पोजल पे बात कर लेते हैं। अदर में क्यों डाला है देखें इधर, लॉस ऑन डिस्पोजल अदर में क्यों डाला है सारे देखें। आप कहेंगे जी फैक्ट्री की मशीन बिकी है, सवाल में तो बताया नहीं हुआ, चलें फैक्ट्री की मशीन बिकी है तो उसका लॉस कॉस्ट ऑफ सेल में डालें। या एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर कोई जनरेटर बिका है तो उसका लॉस एडमिन डिपार्टमेंट में डालें। ये सेल्स ऑफिस के अंदर लगा हुआ जो एसी था लश पश, वो एसी खराब हो गया, वो एसी बेच दिया, उसका गेन लॉस यहां डालें। नहीं मेरे भाई, एक इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाएगी। कंसिस्टेंसी और कंपैरिजन पर्पस के लिए हम ऐसा करते हैं कि गेन को अदर इनकम में डालते हैं ताकि ये तीनों इफेक्ट ना हो, और इन तीनों के अगर एसेट्स बिक जाएं, सेलिंग, एडमिन और कॉस्ट ऑफ सेल, इन तीनों के अगर फिक्स्ड एसेट बिक जाएं तो उनके लॉस को अदर एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, वरना कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। देखें 4 साल तक मुसलसल एडमिन एक्सपेंस में सिर्फ बिजली के बिल आ रहे हैं, 5वें साल आपने लॉस ऑन जनरेटर भी डाल दिया। अब चौथे और 5वें साल का कंपैरिजन करेंगे आप परेशान होंगे, 4 साल से खर्चा इतना था एकदम खर्चा बढ़ क्यों गया। तो किसी ने कहा वो तो मशीन का लॉस भी बीच में डाल दिया। ओ भाई नहीं, मशीन का लॉस बीच में डाल के कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। तो कंपैरिजन बेहतर करने के लिए हम अगर फिक्स्ड एसेट्स पे गेन आए तो उसे भी अलग रखते हैं, फिक्स्ड एसेट पे लॉस आए उसे भी अलग रखते हैं। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का फिक्स्ड एसेट बिक रहा हो, मुनासिब है उससे लॉस को अलग रखें। इसलिए लॉस को बता भी दे किस हेड का है, आप अदर एक्सपेंसेस में डाल दीजिएगा। ओके, फाइनेंशियल चार्जेस कहां जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट में। फाइनेंशियल चार्जेस, ओ आई थिंक वी हैव मिस समथिंग। पिछले सफे पे आए, आप लोगों ने भी नहीं मुझे बताया। अदर इनकम, स्क्रैप सेल कितनी थी 16। और कितने लोग बताते बताते रुक गए, 1, 1.5, पौने 2 बस। ड्यूरिंग इनकम 12। ओके, कम बैक। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट छोड़ दें, ये मैं जब लाइन मिटाता हूं ना तो फाइनेंस कॉस्ट में लिख देता हूं। फाइनेंस कॉस्ट छोड़ दें, ये 4 चीजें फाइनेंस कॉस्ट में डालनी है, एक ही डब्बे में ले लें। 3 चीजें 133 बाई 11 133 22 11। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये तो इजाफी डेटा है ना, इसे क्या करना, हमारे से तो ट्रायल ही काबू आ जाए बड़ी बात है। छोड़े पर सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें, टोटल करें। चलें एडिशनल इंफॉर्मेशन, पॉइंट 1 क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री होती है, लेकिन मेरे भाई आपको बताया था अगर क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में आ रहा होगा तो ट्रायल में परचेजेस पड़ी होंगी। तो ट्रायल में आपने देखा था परचेजेस पड़ी हुई थी, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल नहीं निकली थी, हमने खुद निकालनी है। बहरहाल आज क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री इसलिए नहीं होगी, बैलेंस शीट नहीं मांगी। क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का 2125, वर्क इन प्रोग्रेस का 1, इसको निकाले यहां से, बैलेंस शीट में फेंके। फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1153, फिनिश गुड्स इंपोर्टेड 66। लीजिए ये सवाल मैं इधर रख रहा हूं, कैलकुलेटर पकड़ लें, सब टोटल्स करवाएं। जी 222 कितना
ओके, ऐसे ही सब टोटल करवा दें, ऐसे ही 1081 ABC. What is A? What is A? Material. What is B? What is C? Overheads. A plus B plus C is equal to A plus B plus C. 24612. जी, cost of goods manufactured 24560. Cost of sale manufactured goods 24617. 24617. बल्कि इसको मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूं ताकि पता चले हमारे बिजनेस के एक कंपोनेंट की कॉस्ट ऑफ सेल ये है। हमारे बिजनेस के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट हमारे बिजनेस का चीजें बना के बेच रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट हमारे बिजनेस का चीजें खरीद के बेच रहे हैं। खरीद के मतलब इंपोर्ट करके, मंगवा के बाहर के मुल्क से। जी, बिजनेस के उस पोर्शन की कॉस्ट ऑफ सेल बताएं। 636। अच्छा, कोई भाई ये परेशान ना हो, इसकी एक आदत पड़ी होगी, नेचुरली एक आदत पड़ी होगी इंट्रो पढ़ के कि कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, चल भाई नेगेटिव पा, क्योंकि ऊपर सेल में से माइनस होनी है। नहीं 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 नहीं, सेल में से तो माइनस यहाँ होनी है ना, तो भी कॉस्ट ऑफ सेल दोनों को जमा कर दें। इस वाली कॉस्ट ऑफ सेल को, इस वाली कॉस्ट ऑफ सेल को जमा कर दें। जी, 25253। ये फॉन्ट साइज मैंने 20 रखा है। अच्छा जी, 25253, क्योंकि ये बिजनेस की मेन कॉस्ट ऑफ सेल है। 25253। जी, अदर इनकम 28। जी, 6286। जी, 399। 606। जी 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 बिल्कुल। बहुत सी अदर इंफॉर्मेशन अभी रहती है, मैं पढ़ूंगा अभी। बहुत सी अदर इंफॉर्मेशन रहती है, मैं भी पढ़ूंगा। ओके, तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट प्लस वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट, फिर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड प्लस फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट। जी, एक चीज जगह ना होने की वजह से नहीं लिखी थी, फाइनेंस कॉस्ट। जी बोले 133।
क्या चीज है? शॉर्ट टर्म बोरिंग, थोड़े अरसे के लिए लोन लिया है, इसकी क्या है? फाइनेंशियल चार्जेस। करेंसी एक्सचेंज कराई, उस पर नुकसान हुआ 20। फाइनेंशियल चार्जेस, इसके नीचे एक दो लाइन छोड़नी है, एक लाइन भी, 2 लाइनें छोड़नी थी इसके नीचे। चलें खैर है, तो लिख लेंगे किसी तरह, एडजस्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल चार्जेस जी, $166 फाइनेंस कॉस्ट 166। एडमिन सेलिंग के नीचे मैंने आपको 12 लाइनें छुड़वाई हुई हैं, बाकी लाइनें अभी यूज करनी है हमने। पीबीटी बता दें, 1 2 1 1 4। ये 3-4 लाइनें काफी। ओके, एक बहुत बड़ी बात की जाने लगी है जो याद रखने के एतबार से बहुत कीमती है। फाइनल अकाउंट पे फोकस करना है आपने। इस अटेम्प्ट में भी कोई सवाल नहीं आया फाइनल अकाउंट का। अच्छा, फाइनल अकाउंट के सवालों में जिस वक्त अदर इंफॉर्मेशन के बाद रिक्वायरमेंट में वो कह दे के नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, तो फिर वो आपकी इंट्रो FR1 की रेक्टिफिकेशन टेस्ट करने की बजाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटर फॉर्म में यूजर को प्रेजेंट कैसे करना है उस चीज को चेक कर रहा होगा। He want to check your presentation rather than rectification of adjustments। अभी तक एक भी रेक्टिफाइंग एंट्री हमने नहीं की। और मजे की बात सुन लें, 0.3, 4, 5 ये तीनों पॉइंट्स इंट्रो FR1 की क्लास में दिए ही नहीं होते थे। इसलिए नहीं दिए होते थे कि ये प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट्स हैं, ये डिस्क्लोजर्स की एडजस्टमेंट्स हैं, ना कि ये फाइनल अकाउंट के आम सवालों की तरह डबल एंट्रीज लिए हुए हैं। आपको कैसे पता चला करेगा इस एडजस्टमेंट की डबल एंट्री करनी है या इस एडजस्टमेंट की सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए आपको दे रहा है? मैं इसकी एक मिसाल देता हूं इंट्रो की क्लास से, ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट के सवालों में आज के बाद 2 किस्म की एडजस्टमेंट्स हैं। नंबर 1 प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट्स एंड नंबर 2 रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट्स। पिछले जो 2 सवाल किए हैं उसमें सारी रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट्स थी। आज के सवाल में रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट्स नहीं है, प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट्स हैं। ये एडजस्टमेंट्स प्रेजेंटेशन और रेक्टिफिकेशन के अंदर फर्क क्या है, इसकी सिंपल एक मिसाल। इंट्रो की क्लास में आपको एक सवाल आया कि बैलेंस शीट में लोन आ रहा है 500 का, इस पे इंटरेस्ट देने 10%, जो अभी तक दिया नहीं अगले साल के पहले दिन बैंक को दे देंगे। तो आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट डेबिट, लोन क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट, और इसको रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट कहेंगे। रेक्टिफाइंग एंट्री है ये आपकी। एक अगली लाइन में लिखा हुआ था इस लोन में से इतना लोन अगले साल वापस कर देने और इतना लोन उससे अगले सालों में वापस करने। नो, इट इज नॉट रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट। इससे लोन का कैरी डाउन नहीं हिलेगा। अगर ट्रायल में लोन का कैरी डाउन 500 आ रहा है वो 500 ही रहेगा। अगर कहीं टी अकाउंट बनाए और लोन के कैरी डाउन को चेंज, और नहीं भाई कैरी डाउन को चेंज नहीं करना, इट इज प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट। व्हाई?
आपने क्या करना है, 500 में से 100 अगले साल दे देना है, 400 अगले सालों में दे देना है। तो आपने क्या करना है, 100 को करंट में शो कर देना है और 400 को। अब क्या हुआ, बैलेंस शीट के फेस पे कितना लोन नजर आएगा, 500। ट्रायल में भी कितना नजर आ रहा था, 500। फेस पे भी कितना नजर आ रहा है, 500। लेकिन नॉन करंट में कितना जा रहा है, 400। करंट में कितना जा रहा है, 100। इज इट ए रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट और प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट? तो कुछ एडजस्टमेंट्स किस नेचर की हुआ करेंगी, प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट्स की, और कुछ एडजस्टमेंट्स किस नेचर की हुआ करेंगी, रेक्टिफिकेशन की। ठीक है। मैं अपनी आसानी के लिए मैं पॉइंट, चलें तरतीब से ही शुरू कर देते हैं। मैं पॉइंट 3 से पढ़ता हूं। Salaries, wages and benefits include repair। ना 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 ना, ये तो फिर रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट होती, ये रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट नहीं है, ये प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट है। सैलरीज, वेजेस एंड बेनिफिट इंक्लूड कंट्रीब्यूट, पैसे हमने अलग करके रखे फॉर प्रोविडेंट फंड। जी प्रोविडेंट फंड के पैसे किसको देने होते हैं बताएं, आप लोगों ने टैक्स भी पढ़ा हुआ है। एम्प्लॉयर ने किसको देने होते हैं, एम्प्लॉय को देने होते हैं। तो एम्प्लॉय को जो पैसे देने हैं क्या वो सैलरी में जाने चाहिए, जी बिल्कुल सैलरी में जाने चाहिए। तो अगर सैलरी में प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ है तो लेट इट बी, पड़ा रहने दें। इट इज नॉट एन एरर। आप इसमें एरर बता ही नहीं सकते कोई एरर है, एरर आप बताएं, कोई एरर नहीं है। प्रोविडेंट फंड के पैसे भी किसको दिए जाते हैं, एम्प्लॉय को। अब सैलरीज में आपको पता है, आपने तो टैक्स पढ़ा हुआ है, बोनस भी पड़ा होता है, सैलरीज में ओवर टाइम भी पड़ा होता है। वो सारे पैसे अब हम ऐसे तो नहीं करते, सैलरीज, ओवर टाइम, बोनस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी एक्सपैंड हो जाएंगी। तो एम्प्लॉय को सैलरी की मद में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जिस मर्जी मद में पैसे दे, किस हेड में डालेगा, सैलरी। उससे लागा कोई और हेड यूज करने लगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही 50 सफों की चली जाएंगी। ठीक है, तो इट इज सैलरी, प्रोविडेंट फंड इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, ये एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है, इट इज सैलरी। इफ प्रोविडेंट फंड इज इंक्लूडेड इन सैलरी, अंडरलाइन करें ना इंक्लूड का लफ्ज, इफ प्रोविडेंट फंड इज इंक्लूडेड इन सैलरी देन इज इट एन एरर और प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट। प्रेजेंटेशन करनी कैसे है वो आज पहली दफा मैं आपको करके दिखाऊंगा। इधर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट से अप्रूव कराया हुआ, डिफाइंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ग्रेचुटी फंड, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, यूजर को लिख के बता देंगे इंग्लिश में कि ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, अमाउंटिंग टू 54 एंड 44 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड की मद में कितने पैसे दे रहे हैं, 54 मिलियन। एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी की फंड में कितने पैसे दे रहे हैं, 44 मिलियन। हमारे कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ाऊंगा एक जगह पे कंपनी लॉ में, हमारे कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि यूजर को आपने बताना है कि आपने एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड की मद में कितने पैसे देने हैं और एम्प्लॉय को ग्रेचुटी फंड की मद में कितने पैसे देने हैं, ताकि यूजर्स को पता चले कि रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉयज के साथ क्या लूट मचाई जा रही है, उनको कितने हैवी पैसे दिए जा रहे हैं। अब नोट कैसे बनेगा इसका, सैलरीज नोट 2.1, सैलरीज नोट 4.1, सैलरीज नोट बोले 5.1। ओके, एक काम कर दें, मुझे प्रोविडेंट फंड का खर्चा बता दें, 54। अच्छा, ये किस एम्प्लॉय के लिए है प्रोविडेंट फंड वाला खर्चा 54? कॉस्ट ऑफ सेल वालों के लिए, एडमिन वालों के लिए, सेलिंग वालों के लिए? बताएं बताएं बताएं। सबके लिए है ना, तो सबके लिए तो फिर क्या करें, कुछ कहां डाल दें और कुछ सेलिंग में और कुछ, ये मैं आपके समझने के लिए बना रहा हूं, ये नोट का हिस्सा नहीं है, ये फटू की क्लास है। ओके जी, नेक्स्ट अगला कौन से, ग्रेचुटी फंड कितना,
44। इसमें कुछ और कुछ सेलिंग वालों के लिए परसेंटेजेस डिफाइंड है, परसेंटेजेस बता दें। 55, वो तो ऊपर वाली करवाएं जी। 30, 16, 8, 7। ओके, नोट 2.1, सैलरीज इंक्लूड, सवाल वाली इंग्लिश लिखनी है, कोई इंग्लिश अपने से नहीं बनानी, सवाल वाली इंग्लिश बताएं जी। सैलरीज इंक्लूड क्या? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, अच्छा एंड लिखा हुआ है, ठीक है, एंड ग्रेच्युटी फंड अमाउंटिंग टू रुपीज 30। क्लियर? टोटल एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के टाइम पे कितने पैसे दिए? 54। उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल वाले कितने थे? 30 रुपीज 30। कैसे निकला? 54 इंटू पेपर में ये कैलकुलेशन ऐसे शो कर देनी है साथ, एंड रुपीज 24, 44 इंटू 55। सवाल में इंग्लिश क्या लिखी हुई है आगे? रिस्पेक्टिवली लिखा होगा, रिस्पेक्टिवली। चलें जी, अब आप अकाउंटिंग से रिपोर्टिंग की तरफ जाने लग गए हैं इस क्लास में। पिछली क्लासेस में जानबूझ के फाइनल अकाउंट के सवाल वो कराए थे जो इंट्रो FR1 के पैटर्न के थे। अब आप FR2 के पैटर्न पे मूव करने लग गए हैं। अब आप प्योर अकाउंटिंग से रिपोर्टिंग की तरफ जाने लग गए हैं। यूजर्स को इंग्लिश लिख के चीजें समझाने पर आ गए हैं कि जी रिटायरमेंट के टाइम पर एम्प्लॉयज को हमने इतने पैसे देने हैं। ओके जी, ये ब्रैकेट में लिख दें जो भी है अप्रूव्ड, ये ब्रैकेट में वाली बात पूरी लिखें जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में के सैलरीज एंड बेनिफिट्स इंक्लूड्स, घर में पूरा लिख लीजिएगा अब जी। प्रोविडेंट फंड वाले कितने हैं? 16। और ग्रेच्युटी फंड वाले? सेलिंग में, सॉरी ओके, ये फिक्रा पूरा करना है घर जाके, इसी तरह लिखना है, फिक्रा पूरा करना है। 13 कहाँ पे? सेलिंग में, और ये अच्छा वो सही लिखा हुआ, ओके। अच्छा जी, इधर आ जाए, नोट 5.1, सैलरीज इन प्रोविडेंट फंड के कितने पैसे? 8। और ग्रेच्युटी फंड के 7। आसान काम है, मुश्किल काम है? मुश्किल क्या है इसमें, यानी क्या मुश्किल है? इंग्लिश लिखना, सवाल वाली इंग्लिश एज इट इज लिखना मुश्किल है?
सोच के बोला करें। अच्छा, आपको पेपर में कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट है? बहुत बहुत आसानी से। सैलरी में प्रोविडेंट फंड पड़ा है, तो भाई प्रोविडेंट फंड भी किसको देते हैं? एम्प्लॉय को। सैलरी भी किसको देते हैं? एम्प्लॉय को। तो पड़ा रहने दें। फिर पता नहीं पेपर में क्यों आई है एडजस्टमेंट। पेपर में इसलिए आई है कि नोट्स हैं। अच्छा, आज के बाद एक और बात सुन लें, मैंने आपसे पहले भी की है, जब भी सवाल में आ जाए ना अदर इंफॉर्मेशन में नोट्स, तो फिर ज्यादा रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी। रेक्टिफिकेशन की बजाय किसकी एडजस्टमेंट्स होंगी? प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट्स होंगी। प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट और रेक्टिफिकेशन में मैंने मिसाल दी है, घर जाके रिवाइज करेंगे इस मिसाल को। अभी भूल गई है, कौन सी मिसाल दी है? इंटरेस्ट वाली और लोन वाली। लोन दिया हुआ है, उसको करंट नॉन करंट में अलग कर दें। ये कौन सी एडजस्टमेंट है? रेक्टिफिकेशन की, प्रेजेंटेशन की? क्योंकि लोन का कैरी डाउन नहीं हिट होगा इससे, बस कैरी डाउन का ब्रेकअप बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। ऑडिटर की तनख्वाह ऑडिटर की तनख्वाह में टैक्स की सर्विसेज पड़ी हैं एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस पड़े हैं इतने और इतने। ओके, अच्छा भाई, ऑडिटर जी भाई कॉपीज लानी थी आपने, हैंड रिटन। ओके, ऑडिटर की तनख्वाह में सिर्फ ऑडिट फीस नहीं होती। ऑडिटर जब आता है ऑडिट करने के लिए तो उसको मेजर हम ऑडिट फीस देते हैं। भाई सुनो, मेजर हम ऑडिट फीस देते हैं और थोड़े बोते उसे आने जाने खाने पीने के पैसे भी देते हैं। ये जो आने जाने खाने पीने के पैसे होते हैं इसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। ठीक है, आउट ऑफ बुक्स नहीं रिश्वत दे रहे हैं, आउट ऑफ बुक्स नहीं लिखा हुआ, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका एक नॉर्म चली हुई है मार्केट में, इसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये होता है ऑडिटर को जो आपने आने जाने खाने पीने के पैसे दिए हैं वो हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑडिटर का मेन काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना। बैठ जाए भाई। लेकिन ऑडिटर अगर कहे, आप ऑडिटर को कहें तो वो टैक्स भी आपका कैलकुलेट करके दे देता है। अब आपने ऑडिटर को जो पैसे दिए वो एक टैक्स कैलकुलेट करने के दिए, एक आउट ऑफ पॉकेट दिए तो ऑडिटर को, तो इसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं। बस इसको बेटर प्रेजेंटेशन दे दें, यूजर को ना ब्रेकअप दे दें बता के कि भाई इतने इतने पैसे इस मद में दिए हैं। अच्छा, अब भाई बेटर प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं। प्रेजेंटेशन में कभी कभी हम स्टेटमेंट फॉर्म यूज कर लिया करेंगे, कभी कभी इंग्लिश यूज कर लिया करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा अवेलेबल इन क्वेश्चन। मेरे ख्याल में जहां इंग्लिश यूज करनी हुई आप स्टेटमेंट फॉर्म यूज कर लें, जहां स्टेटमेंट फॉर्म यूज करनी हुई आप इंग्लिश यूज कर लेंगे तो कोई आई कैप इतना पनिश नहीं करेगा। वी आर सपोज टू प्रेजेंट इट। अब ये हमारा डिसीजन है कि इसको स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करें या इंग्लिश लिख के प्रेजेंट करें। मैंने ये स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट किए या इंग्लिश लिख के प्रेजेंट किए? इंग्लिश लिख के। ये डेटा आगे आसान सा है, इसको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करने लगा हूं। ऑडिटर रेम्यूनरेशन नोट 5.2, नोट 5.2 ऑडिटर रेम्यूनरेशन। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपसे कोई कहे पीपी का ब्रेकअप बना दो, आप कहें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूं ऑडिटर रेम्यूनरेशन का ब्रेकअप बना दें। ऑडिटर रेम्यूनरेशन का ब्रेकअप बनाने से पहले मुझे ऑडिटर रेम्यूनरेशन का टोटल बता दें। टोटल बता दें 13। इसमें टैक्स सर्विसेज की मद में कितने पैसे दिए?
खाने पीने के कितने पैसे दिए? 1 मिलियन। ऑडिटर था, ऑडिटर था, 1 मिलियन का खाना खा गया, ओके, साल में। अच्छा जी, तीसरी चीज क्या होगी वैसे? बाकी क्या होंगे? बाकी उससे किस चीज के पैसे दिए जाए? जरा काम करना आया है, ठीक है, यू अंडरस्टैंड पंजाबी, यू आर फ्रॉम पंजाब, ओके। तो केड़ा काम करना आया है? ऑडिट, ऑडिट करने आया है, तो बाकी उसको ऑडिट फीस दी होगी। तो हिम्मत करके या साथ वाले को नियत करा लें, FR2 की रोजाना क्लास लेते होते हैं ये FR2 से आपने पंगा लेके चेक नहीं करना, जरा FR2 की क्लास छोड़ के देखता हूँ होता क्या है, ठीक है। ऑडिट फीस, ठीक है, ये हिम्मत करके रोजाना क्लासें लेंगे, ये पूरा पैकेज है एक। बताएं जी बैलेंसिंग कितना आया? 8। मेरे ख्याल से अगर कोई बच्चा पेपर में ये भी लिखाएगा ऑडिटर फी अंग्रेजी में, ऑडिटर फी इंक्लूड टैक्स सर्विसेज ऑफ इतने एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ इतने, आई डोंट थिंक सो कि ICAPS उसको पनिश करेगा और उसका कोई नंबर काटेगा। इट इज एक्सेप्टेबल एज वेल। तो ये परेशान नहीं होना कि स्टेटमेंट फॉर्म में या इंग्लिश की फॉर्म में लिखनी है, बस लिखनी है, सवाल वाली बातें कॉपी पेस्ट करनी है, ये करना है बस। नोट बनाना ज्यादा आसान है, ये FR1 इंट्रो से भी आसान काम है। मिजाज नहीं बनाना, मिजाज बन जाएगा तो फिर आप कहेंगे ज्यादा आसान है। चलें जी, 0.5 पढ़ते हैं, फिर खत्म करते हैं। 6, 7, 8 कल करेंगे। 6 में बल्कि टैक्स है, वो आपको एडजस्टमेंट कराई है, टैक्स निकाल के आ जाइएगा, पैट आप खुद ही निकाल लीजिएगा। अच्छा चलें जी, 5 पढ़ दें। डोनेशन इंक्लूड 5 मिलियन, डोनेशन इंक्लूड 5 मिलियन गिवन टू खजूरे कैंसर फाउंडेशन, डेट्स कैंसर फाउंडेशन। अच्छा ऊपर जाए, डोनेशंस कितने की हैं? 34 में 5 मिलियन की डोनेशंस के बारे में कुछ बताने लगे। अच्छा डोनेशन में डोनेशन पड़ी है, कितना बड़ा ब्लंडर है। डोनेशन में डोनेशन पड़ी है, नहीं चेक करें, डोनेशन इंक्लूड 5 मिलियन गिवन टू फला फाउंडेशन, डोनेशन में डोनेशन पड़ी है ना ना, तो ये रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी किसकी एडजस्टमेंट है। और ये यूजर को प्रेजेंट करना क्यों जरूरी है? वन ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर मिस्टर मूंगफली इज अ ट्रस्टी इन दी, कंपनी का एक डायरेक्टर जिसका नाम अब्बू अम्मी ने मूंगफली खाते हुए मूंगफली रखा, तो कंपनी का एक डायरेक्टर पीनट उस फाउंडेशन के अंदर डायरेक्टर्स का रोल प्ले करे। फाउंडेशन के अंदर डायरेक्टर्स को ट्रस्टीज कहा जाता है। अब कंपनी, इसकी इजाजत है, कंपनी अपने डायरेक्टर्स की किसी भी इदारे को डोनेशन दे सकती है, लेकिन यूजर को बताना जरूरी है, यूजर को बताना जरूरी है, बस यूजर को बता दें। ये तो स्टेटमेंट फॉर्म में ही होगा, तो स्टेटमेंट फॉर्म में ही होगा। इसमें क्या नोट बनेगा? नोट 6.1 जी, क्या एज इट इज लिखवा दें। डोनेशन इंक्लूड, अच्छा अब आप कह रहे होंगे ICAPS के नंबर देगा। ओ भाई ICAPS के नंबर देगा कि आपने नोट 6 में इसको 6.1 बना के लिखा है। ICAPS कहेगा इसका लेवल चेक करो, इसको पता है कि ये वाला सब नोट कहां देना था, ठीक है, इस बात के नंबर होंगे प्रॉपर। डोनेशन इंक्लूड रुपीज गिवन टू DCF, वन ऑफ कंपनी डायरेक्टर मिस्टर मूंगफली इज अ ट्रस्टी ऑफ DCF। जी भाई सफा बांटे, एक मिनट रुको जरा। अगर इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में इंग्लिश में ना लिखते और ऐसे करते, फिर मेरे ख्याल से ऐसे कुछ बनता, डोनेशंस टू DCF वेयर डायरेक्टर इज ट्रस्टी 5, अदर्स 34 - 5। समझ नहीं बात? इस तरह भी बन सकता था, डोनेशन टू DCF वेयर डायरेक्टर
और टोटल आ जाता, फिर अदर्स में बाकी 34 माइनस 5 चला जाता। जल्दी बांटे जी। कल आपको सफा एक था बांटा जाएगा, किसी को याद हो किस चीज का? आखिर वाले नहीं बताएंगे, उन्होंने तो देख लिया है। किसी को याद हो किस चीज का सफा बांटा जाएगा? हाँ, एक आवाज आई है राइट, लेफ्ट आवाज नहीं आई। तो राइट इशू का सफा बांटा जाएगा। ये राइट इशू के छोटे छोटे 3 सवाल हैं, ये सुबह 6 से 6:30 बजे के दरमियान बनाए गए हैं। तो ये इनको आपने शाम 6 से 6:30 करने, तो ज्यादा बरकत होगी इसमें। ओके।